Hi guys, welcome to Nerd Dose and welcome to this very special interview of Uday Banerjee, AIR 29 of CLAT 22. But Uday इसलिए स्पेशल नहीं है क्योंकि वो CLAT 22 में he got an AIR 29. But he is special because he is among those students जिन्होंने CLAT 2021 attempt किया, who did not score that well a rank, but he did not give up after CLAT 2021. He prepared and got into NLS, the National Law School of India University, top college with an All India rank 29. तो आज के इस इंटरव्यू में we will ask a lot of questions that you keep asking to ask to CLAT toppers और जानेंगे कि how did he manage to become from a dropper a topper in his CLAT exam. So welcome Uday, welcome to Nerd Dose interview session and thanks a lot for agreeing to do this interview. अरे बहुत तारीफ कर दी भैया आपने। अच्छा चलिए, तो उदय सबसे पहले तो ये जानना है कि क्लैट 2021 एक ऐसा क्लैट जिसमें आपकी 2500 कुछ रैंक आती है से लेकर के क्लैट 22 जहां पे आप AIR 29 लेकर के आते हो। क्लैट 2021 के बाद भी आई एम श्योर कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस मिल रहे थे, शायद कुछ एनएलयूज भी मिल रहे थे। तो हाउ डिड दिस डिसीजन, ये डिसीजन आपने कैसे लिया कि नहीं मुझे एनएलए से ही जाना है या फिर एक बार और क्लैट अटेम्प्ट करना चाहिए? Okay, first of all, thanks for having me over. While I was preparing for CLAT 2021, मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा था, मॉक अटेम्प्ट करने पे कम था, कैसे अप्रोच करना है मॉक को। सो इसी पे मैं प्रॉब्लम कर गया था। सो व्हेन आई गॉट अ रैंक ऑफ 2556, आई मीन आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, क्योंकि आई न्यू कि आई कैन डू बेटर। सो मैंने मेरा पॉइंट यही था कि आई विल टेक अ ड्रॉप और फिर मैं मेजरली मॉक से फोकस करूंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, और 2022 पे वैसे ही करके मैं पूरा प्रिपेयर करके मॉक दूंगा, क्योंकि आई न्यू कि आई विल गेट अ गुड रैंक, आई विल गेट इनटू एनएलएस। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो ये पक्का से पता था कि बस मैं एनएलए जाऊंगा? या आई न्यू इट। और 2021 में जो मिस्टेक मुझे आपकी लग रही है, जो आप खुद बता रहे हो कि यू डिड नॉट अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक्स, क्लैट 22 में आई एम श्योर आपने ये सोचा होगा कि मैं मॉक्स दूंगा। तो क्लैट 22 में वो मॉक्स जब आपने दिए तो एट व्हाट टाइम डिड यू फील कि हाँ यार अब ये एनएलए जाने लायक स्कोर आ गया? शुरू से मॉक का स्कोर अच्छा था या धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ? टू बी ऑनेस्ट, लास्ट मॉक जो मैंने दिया था उसमें मुझे लगा था कि मेरा एनालिस्ट होगा। आई मीन आई वाज कॉन्फिडेंट इनफ कि एनालिस्ट तो जाना है, वो डेडिकेशन तो थी कि हाँ एनालिस्ट जाना है, बट स्कोर देख के वो सर्टिनिटी नहीं आ रही थी कि एनालिस्ट एनालिस्ट हो जाएगा। सो वो सर्टिनिटी लेवल आई डोंट रियली थिंक कि कभी आएगा आपका। it's about giving mocks. You keep on giving mocks and that confidence अपने आप बिल्डअप हो जाता है, और जब आपके सामने क्लैट एक्चुअल पेपर भी आएगा तो आप इंस्टिंक्टिवली वो काम करते रहते हो, वो ऑप्शन से अटेम्प्ट करना, कैसे आरसी अटेम्प्ट करना, वो एक नॉर्मल मॉक ही लगेगा, इनफैक्ट और इजी मॉक लगेगा, क्योंकि क्लैट इजी पेपर बनाता है। सो इसी पे इंस्टिंक्ट पे पूरा मैं क्या कहते हैं फोकस था मेरा कि क्लैट में 2022 पे कि कुछ नहीं करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बस इंस्टिंक्ट पे पूरा उस पे देना है, और इंस्टिंक्ट पे मैंने पूरा पेपर दिया था और यही था। कई सारे बच्चों को ये लगता है कि वो क्लैट नहीं निकाल सकते बिकॉज क्लैट इज अ वेरी एलिटिस्ट एग्जाम। इसमें इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। इंग्लिश लैंग्वेज जिन लोगों को पहले से अच्छी होती है, दे हैव गॉन टू ग्रेट स्कूल्स, उन लोगों को बड़ा इसमें एडवांटेज होता है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, यू विद योर बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा था, स्कूलिंग कैसी थी, एंड डिड यू हैव दैट इनहेरेंट एडवांटेज दैट अदर अ लॉट ऑफ अदर क्लैट एस्पिरेंट हैज? Okay, so first of all, I'll answer the first question, ki whether CLAT is an elitist exam or not. To be honest, it is an elitist exam, but it's not like कि उसको सीखा नहीं जा सकता ओवर टाइम, क्योंकि लॉ भी थोड़ा ऐसा ही प्रोफेशन है कि यू विल हैव टू लर्न हाउ टू इंटरप्रेट स्टैट्यूट्स, हाउ टू इंटरप्रेट कॉम्प्लेक्स लीगल पेपर्स। सो आपको वो धीरे धीरे, आप ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते। ऑब्वियसली एडवांटेज होगा, बट उस एडवांटेज को आप कवर कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट रियली कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग बैकग्राउंड। और जब मैं पहला अटेम्प्ट दे भी रहा था क्लैट का, तो आई थिंक यहीं पे मेरा लैकिंग वाला फेज था, क्योंकि इंग्लिश में मेरे कम ही स्कोर आए थे। इंग्लिश में सीआर पे मेरे उतने अच्छे स्कोर नहीं आए थे जितने मेरे बाकी सेक्शंस में आए थे, क्योंकि लीगल में इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट अप्लाइंग द लीगल रूल्स। सो थोड़ा बैकग्राउंड रोल प्ले करता है, बट अगर आप सही तरीके से, अगर आप सही मेथड्स अपना रहे हो,
एक साल अच्छे से रिगरस प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स सही से अटेम्प्ट कर रहे हो, सही से एनालाइज कर रहे हो, अपने वीक पॉइंट्स पे काम कर रहे हो, तो आपका निकल सकता है पेपर। ठीक है, तो हम उस मेथड्स पे आते हैं और एक एक करके हर सब्जेक्ट वाइज मेथड की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू टेल अस, लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर जो काफी सारे बच्चों को ट्रबल करता है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? ओके, सो करंट अफेयर्स पहले अटेम्प्ट में मैंने बहुत अच्छे से करंट अफेयर किया था, मतलब सारी जीके पढ़ दी थी, और मैंने सोचा कि जीके में आई स्कोर अबव 30 आउट ऑफ 35। मेरे स्कोर आई गेस आए थे 16। और अच्छा। जो आई थिंक उस टाइम पे ग्लैड टॉपर मनहर था, तो मनहर ऑल्सो स्कोर्ड अराउंड 23 और 24। सो उस पे मुझे पता चला कि ब्रो जीके पे तो नहीं कर सकते भरोसा। जीके इज नॉट सेक्शन जिसपे आप अपना पूरा एफर्ट डाल दोगे। पूरा एफर्ट डाल दोगे तो आपके बाकी सारे सेक्शन खत्म हो जाएंगे, एंड आई कम टू इट कि कैसे अगर अनप्रेडिक्टेबल होता है जीके, तो हाउ यू विल कवर इट अप इन द एक्चुअल पेपर। सो जीके पे स्टार्टिंग मंथ्स में मैंने उतना फोकस नहीं किया था, जिसकी वजह से ये भी एक मेरी गलती थी कि लास्ट में बहुत बैकलॉग बन गया था, और वो लास्ट में कवर करने में हम लोग की बहुत हालत खराब हो गई थी। बट जब हम कवर करने बैठे थे, तो हम लोग का क्योंकि स्टडी बडी ग्रुप था, तो हम लोग ऐसे टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कर लिए थे। हम किसी के अगर एक बंदा है उसके 20 टॉपिक्स हैं, मेरे 20 टॉपिक्स हैं, एक और दोस्त है उसके 20 टॉपिक्स हैं। सो वी यूज टू कम अप ऑन अ कॉल एंड वी यूज टू डिस्कस इट, कि एक एक आएगा, वो अपने टॉपिक के बारे में फैक्ट्स बताएगा, फिर वो पहले पूरा समझाएगा कि ये फैक्ट्स है, फिर स्टार्ट आस्किंग अप क्वेश्चंस। तो ऐसे करके एक डिस्कशन वे में हम लोग ने पूरी जीके प्रिपेयर करी थी। और फिर तो हम लोग ने डिजिटल नोट्स बनाए थे, डिजिटल नोट्स नहीं बनाए थे एक्चुअली, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, और उसी उसी को हम लोग ने करा था। सो टू बी ऑनेस्ट, जीके आई कवर्ड अप इन इन द लास्ट 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में मैंने पूरे एक साल के पूरे मैंने कवर कर दिए थे। और फिर क्लैट 22 का जीके कैसा आया? अनप्रेडिक्टेबल आया? अगेन अगेन क्लैट जैसा मैंने कहा था अनप्रेडिक्टेबल आता है। आई वाज प्रिपेयर्ड कि ब्रो अनप्रेडिक्टेबल आएगा। सो जब मैं सबसे पहले जब पेपर आया, मैं ऐसे ग्लांस कर रहा था, तो मैंने जीके देखा, अनप्रेडिक्टेबल आ गया। मैं अनलाइक अदर पीपल जो ऐसे टेंस हो गए थे, मैं खुश हो गया था, क्योंकि आई न्यू कि अब क्योंकि अगर जीके आसान आता है तो कंपटीशन इतना टफ हो जाएगा। कट ऑफ बहुत ज्यादा एनालिस्ट में जो गैप होता है निकलने का, कि अगर एक 125 आ रहा है तो एक 120 आएगा सेकंड रैंक पे, तो ये जो गैप होगा ये बहुत ज्यादा वो क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत कट ऑफ डिफरेंस आएगा, बहुत कट ऑफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो जब आया था तो मैं खुश हो गया था, क्योंकि नाउ इट विल बी इजी फॉर मी टू स्कोर। सो अगर जब जीके टफ है, क्योंकि अगर मुझे नहीं आती तो किसी को नहीं आती, क्योंकि 3 महीने मैंने पूरा एक साल कवर किया, मैंने लगभग लगभग सारे टॉपिक्स करे। अगर मुझे नहीं आती तो किसी की नहीं आती, और अगर क्योंकि किसी को नहीं आती, बाकी 4 सेक्शन मेरे स्ट्रॉन्ग है, बाकी 4 सेक्शंस में बाकी से ज्यादा स्कोर ले आऊंगा, और उसी पे मैं पूरा कवर कर दूंगा। सो मेरे जीके में स्कोर अराउंड कितने 19 पॉइंट कुछ आए थे, और मेरा एक्चुअल स्कोर 109.5 था। सो पूरा था ही यही कि अगर अनप्रेडिक्टेबल आता है, सो यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड अबाउट इट, कि ब्रो जीके अगर कम चला जाएगा स्कोर गिर जाएगा। नो, अगर अच्छी प्रिपरेशन आपने जीके के लिए करी है, सो अगर आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल है, बाकी सबके लिए भी होगा। इसीलिए बाकी 4 सेक्शंस पे अगर जीके अनप्रेडिक्टेबल आता है, तो आप बाकी 4 सेक्शन का इस्तेमाल करें उसको पूरा स्कोर कवर अप करने के लिए। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप बोल रहे हो कि आपके जीके में आउट ऑफ 35 यू स्कोर 19 मार्क्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ मार्क्स स्कोर और 60% ऑफ मार्क्स स्कोर, और बाकी के 115 में से आपने 90 मार्क्स मान लिए, विच इज अ सिग्निफिकेंट स्कोर। सो इट टेल्स अस कि ये बाकी के 4 सब्जेक्ट तो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो एक बार थोड़ा सा हम करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, और उसके बाद हम बाकी के उन 4 खतरनाक मजबूत सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न कि यार ये 90 आउट ऑफ 115 ये कैसे होता है आखिर क्लैट में। तो सबसे पहले तो सीए में, इफ समवन वर टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, आज 3 महीने लगभग बचे हैं क्लैट के लिए, तो ही विल परहैप्स बी एट द सेम पोजीशन दैट यू आर इन। तो एक तो मेंटल गेम हो गया कि क्लैट के पेपर में हम घबराएंगे नहीं, जैसा जीके आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे। बट व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन? प्रिपरेशन के बाद क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो जब हम लोग करने बैठे थे, तो बेसिक हम लोग का अप्रोच ये था कि हम लोग एमआईटीज उठाएंगे, हर महीने की कुछ एमआईटीज। कोई भी जीके का सोर्स होता है, दृष्टि आईएएस फॉर दैट मैटर, नेक्स्ट आईएएस फॉर दैट मैटर, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर दैट मैटर। तो उसमें जो एमआईटीज, वो हर मंथ की एमआईटीज होती है, उस पर मेरा मेन फोकस था। हम लोग ने दृष्टि आईएएस को रेफर एमआईटीज करा आर था, कंपेंडियम, हाँ मंथली कंपेंडियम, कंपेंडियम। मंथली ओके, कंपेंडियम्स या। सो ठीक है। मंथली कंपेंडियम्स पे हमारा पूरा फोकस था कि इसमें जितने टॉपिक्स हैं, इसमें भी हम सारे टॉपिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल
इतना ह्यूमन पोटेंशियल अगर आप डाल लो तो बाकी आपके 4 सेक्शन खराब हो जाएंगे. सो एंड मोर ओवर इट्स यूजलेस. इतना ह्यूमन पोटेंशियल आई डोंट रियली थिंक जीके को देना चाहिए. सो हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं, हम तीनों एक दिन पहले, डिस्कशन के 2 दिन पहले, तो हम लोग ऐसे बैठते थे, हम 1 घंटे कॉल पे रहते थे कि पूरे मंथ की जितनी एमआईटी से उस पे मैं, अगर मैं कह रहा हूँ ये एमआईटी इंपॉर्टेंट है, दूसरा कहेगा कि अगर उसे लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो अपने रीजन स्टेट करेगा. ऐसे करके हम पूरे टॉपिक्स आपस में डिसाइड करते थे कि कौन से टॉपिक्स करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स नहीं करने चाहिए. उसके बाद वो लिस्ट बनती थी, उसके बाद उसमें हम डिवाइड करते थे कि 20 20 20 ये इसका है, ये इसका है. ऐसे करके हम मंथली अपोजिट वाइज गए थे. ऐसे हम लोग जब हम मार्च में स्टार्ट किए थे, हम लोग मार्च से स्टार्ट करके हम जुलाई तक गए थे, फिर हम मई पे आए थे, फिर हमने उसका अप्रैल का किया था. सो इट वाज लाइक दैट. तो I would say if you want to cover GK in 3 months, your primary source should be a monthly compendium जिसमें वो टॉपिक्स दिए होंगे. एंड आई वुड से क्लैट मंथली कंपेंडियम ज्यादा बेटर होंगे. हम लोग ने तो यूपीएससी वाला कर लिया था, दृष्टि आईएएस, जिसकी वजह से बहुत कुछ खास फायदा हुआ भी नहीं था हमारा. तो आई वुड से कि क्लैट मंथली कंपेंडियम्स उसको आप कवर करें. और आई वुड से दो सोर्सेस, 2 3 सोर्सेस करिए, इट वुड बी एनफ. And how much time did you spend making notes out of them? मैंने जीके के लिए आज तक नोट्स नहीं बनाए. हम लोग को एक ऐप था हम लोग का एंकीड्रॉइड करके, उसमें हम लोग ने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे. फ्लैश कार्ड बेसिकली इट्स लाइक अगर आप एक क्वेश्चन डाल रहे हो तो उसका आंसर उसके पीछे होता है. दैट्स अ फ्लैश कार्ड. वही डिजिटल फ्लैश कार्ड था हमारा. तो डिजिटल फ्लैश कार्ड्स हम लोग ने ऐसे बनाए थे एंकीड्रॉइड पे, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक पे. अगर एक टॉपिक है फॉर दैट मैटर रशिया यूक्रेन, तो रशिया यूक्रेन पे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि करेंसी क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, उसके कौन सी ईयर में यूक्रेन यूक्रेन को फ्रीडम मिली यूएसएसआर से. सो सारे हम क्वेश्चन बना देंगे, अराउंड 15 क्वेश्चन बना देंगे. अब हम उसी टॉपिक्स को हम करेंगे, उसी को पे क्लिक करेंगे. 15 to 20 मिनट्स में हम एक टॉपिक खत्म कर देंगे, 10 मिनट्स में हम एक टॉपिक खत्म कर देंगे. दैट्स इट. तो पूरा एक मंथ का हम लोग जब हम लोग रिवाइज कर रहे थे तो पूरा एक मंथ का हम लोग को लगता था समय अराउंड अराउंड 1.5 आवर्स. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि जीके पे अगर आप नोट्स बनाते हो तो यू एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम. एंड आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स मेकिंग नोट्स आउट ऑफ देयर न्यूज़पेपर. तो कई सारे एस्पिरेंट जो न्यूज़पेपर जिसको प्रोबेबली हमको एक रीडिंग मटेरियल की तरह यूज करना चाहिए कि उससे हमारी रीडिंग एनहांस होगी, आप उसमें इतना सारा समय लगा देते हो उसके नोट्स बनाने में. और इनफैक्ट यू विल रियलाइज कि सोर्सेज लाइक दृष्टि आईएएस फॉर दैट मैटर cover that news so comprehensively कि no amount of notes that you will make with minimal human effort is going to be better than the note that Drishti IAS is preparing. तो वहां पे अगर experts के notes already available है किसी भी compendium में, so it's always better to freeload on those compendium rather than making notes of your own, because आप उस पे time waste कर दोगे और someone else will probably cover 10 news जितने देर में आपकी एक news cover होगी. और एग्जैक्टली. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट एस्पिरेंट्स डू इसकी वो पूरी रीजनिंग कि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट क्यों हुआ, उसके रीजंस, उसके फिर उसकी और डेप्थ में जाना, ये बहुत आई वुड से एक यूजलेस प्रैक्टिस है. क्योंकि क्लैट आपसे कभी, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, बट इतने भी डीप में नहीं होंगे कि आपको पूरा पूरा रीजनिंग स्टेट करना पड़ेगा. वो यूपीएससी कंपेंडियम में उनका मेंस पेपर होता है, उनको लिखना होता है. सो हमारा थोड़ा फैक्ट बेस्ड होता है. सो व्हाट यू शुड फोकस अपॉन इज द फैक्ट्स कि इस ईयर में ये हुआ, ये प्रेसिडेंट है, ये करेंसी है, एंड स्टफ लाइक दैट. एक एक वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर फोकस करना है. अगर आपने वन वर्ड, अगर आपको पूरा टॉपिक वन वर्ड से पूरा अगर आपको याद है तो आप आराम से एनालिटिकल भी कर लोगे. सो द आइडिया इज कि हमको फैक्ट्स को याद रखना है. अगर हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है रीजन वाली, this can be a good information to know the background, to understand the concept and in order to retain those fact based information better. लेकिन हमको इन कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना है कि हम रीजन याद करने बैठ गए कि ऐसा क्यों हुआ था और वो रीजन जो 10 दृष्टि आईएएस के कंपेंडियम में प्रोबेबली दिए हैं उनको हम रटने बैठ गए. तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम याद क्या कर रहे हैं और क्या याद नहीं कर रहे हैं. Obviously, stories are very important to learn the topic, to understand कि ये टॉपिक क्यों हुआ और to retain that topic for a longer period of time. लेकिन अगर हम पूरे समय बस वो स्टोरी याद करने में लगा देंगे तो हम फैक्ट्स को कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, which is ultimately what the CLAT exam is going to ask. Is that the correct approach? Yeah. I mean, I did that mistake when I was preparing for the first attempt. So मैं पूरा उसमें रीजंस और सब में चला गया था और फैक्ट्स मैंने इग्नोर कर दिए थे और फैक्ट उठ के आ गए थे पेपर में. So अब coming to the other section, उसके पहले मेरे को बस ये पूछना है कि CLAT में जो 7 टॉपिक आए थे, how many topic did you really cover in your current affairs preparation? Okay. आस्पा वाला एक था, नागालैंड आस्पा वाला, वी कवर दैट. उसमें मेरे 5 क्वेश्चन सही थे. एक आई गेस उस पर आया था ड्रोन पे, तो ड्रोन पे हम लोग ने पूरा कवर कर रखा था.
एक रशिया यूक्रेन हमने पूरा कर रखा था, पर मैंने वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन गलत कर दिया था। उसमें मैंने स्पेलिंग वाला। व्लादिमीर जेलेंस्की, हाँ स्पेलिंग वाला, उस पे वो थोड़ा फंस गया था उसमें। सो और एक और कोई था, आई थिंक स्पेस से रिलेटेड कुछ था, तो या सॉरी एनर्जी से रिलेटेड कुछ था, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ था, ग्रीन वो हम लोग एनर्जी, ने कवर कर या रखा था। हाँ ग्रीन एनर्जी और कॉरिडोर। हाँ हाँ वो हम लोग ने कवर कर रखा था। और बस, और एक तो टॉपिक पता नहीं कौन सा आया था, वो कॉर्पोरेट करके कुछ आ गया था, सी उस एस पर तो आर। हमें आइडिया भी नहीं था, लेकिन उस पे भी CSR, लेकिन उस पे भी मेरे 5 के 5 सही थे। क्या बात है। पता नहीं वो मैं चलिए, ऐसे रैंडमली चला गया था, उससे सही हो गया वैसे तो ये तुक्का मारने की कला क्या है, मतलब उससे पहले कि हम चार था सब्जेक्ट पे ये। बात करें, क्या कला है हम्म, ये कि 5 क्वेश्चन नहीं मतलब पता थे, सही सही कर दी। हाँ, सो ऐसा भी नहीं था कि मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या वो होगा, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा था। सो उससे मैं डिड्यूस कर लेता था ऑप्शन, कि अगर कमिटी है तो कमिटी का नाम क्या होगा, बहुत ही फारफेस्ट कमिटी, ऐसे नाम नहीं होगा कि एकदम लिटरली टाइटल कोई हो गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, कमिटी फॉर दिस दिस थिंग बस। तो उसी पे एक क्वेश्चन उस पे सही हो गया था। ऐसे एक आई थिंक कॉर्पोरेट का कोई और क्वेश्चन डेट का आई थिंक रिलेटेड कुछ आया था, वो मैंने कुछ मैपिंग पढ़ रखी थी, तो उससे मैं डिड्यूस कर लिया था कि इस डेट पे ये हुआ है तो इस पे आंसर ये होगा। तो ऐसे करके जीके अगर आप कवर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका वैसे इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाएगा कि आप अगर आप फ्लूक्स भी मार रहे हो तो आप सही मारोगे। दैट्स वेयर दिस अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कम्स वेरी हैंडी, कि अगर आपने हर चीज की स्टोरी जानी है, भले याद नहीं करी है लेकिन जानी है, तो ये हाँ आपको दूसरे एग्जैक्टली टॉपिक्स में काफी हेल्प कर देगी। दैट्स रियली हाँ नाइस। और अब बाकी हम बात करेंगे इंग्लिश और सीआर। लेट्स टेक दिस टू सब्जेक्ट टुगेदर बिकॉज आई बिलीव कि इनकी प्रैक्टिस इनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सिमिलर तरीके से होती है। तो व्हाट डिड यू डू फॉर इंग्लिश एंड सीआर? टू बी ऑनेस्ट, जैसे मतलब सब कहते हैं कि यू शुड कवर द थ्योरी ऑफ आरसी एंड फॉर द थ्योरी ऑफ सीआर, मैंने कवर करी है एंड आई वुड से कि इट्स प्रीटी यूजलेस टू डू दैट, क्योंकि मेरे मैंने करी और फिर मेरे स्कोर गिर गए, क्योंकि मैं इतना टेक्निकलिटीज में फंस गया कि उतनी टेक्निकलिटीज में क्लैट जाता नहीं, क्योंकि वो अभी 3 साल ही हुए उसको, उस पेपर को अभी बने हुए, अभी उसको और 5-6 साल लगेंगे उस लेवल तक आने में, उतना सीआर को उतना अच्छा बनाने में। सो इतनी टेक्निकलिटीज में घुस जाता था, जिसकी वजह से मेरे सीआर और ऐसे मेन आइडिया क्वेश्चन गलत आया था, क्योंकि मैं सोच रहा था मेन आइडिया तो ये होगा क्योंकि इसका कंसेप्ट टेक्निकलिटी इस बुक में ये दिया हुआ था। सो ऐसे करके ये थ्योरी वाला कवर करने वाला पोर्शन है, ये मुझे बहुत यूजफुल लगता था। मैंने कैसे किया था अप्रोच, एज आई सेड कि आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग बैकग्राउंड, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई फोकस्ड अपॉन स्ट्रेटेजिकली रीडिंग। स्ट्रेटेजिकली रीडिंग मतलब कि इट्स नॉट अबाउट, लोग क्या करते हैं कि वो एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने लगते हैं, सब कुछ पढ़ने लगते हैं, बट द थिंग इज कि क्लैट इज नॉट टेस्टिंग यू अपॉन दैट। इट्स बेसिकली, अगर आपके पास एक पैसेज आया है, आपके पास 3 मिनट है, आपको उन पैसेज को पढ़ना है, उस पैसेज को पढ़ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने, अपने एकदम माइंड पे रखने हैं, और तुरंत उसी फैक्ट्स को, जो फैक्ट्स क्वेश्चन पूछेंगे उसमें आपको वो टिक कर देना है। सो इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटेजिकली रीडिंग, कि आपको पता है कि अच्छा ये लाइन है, इसी में से आगे क्वेश्चन होगा। अगर मतलब अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो पहले, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता था, मैं पहले देख लेता था कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये इस पे फोकस करना है, और मैं सिर्फ वही चीज पढ़ता था पैसेज में, मैं पूरा पैसेज कभी नहीं पढ़ा। सो सेम थिंग आई डिड इन CR फॉर दैट मैटर। सो इट्स मोर अबाउट स्ट्रेटेजिकली रीडिंग, इट्स नॉट अबाउट leisure reading for that matter. And how much of a role did vocabulary play in this? Did you develop vocabulary? Vocabulary के लिए कुछ अलग से क्या, या got developed in the process? It was developing throughout the process, but the thing is कि मैंने वर्ड पार मेडिसी कर ली थी फॉर एलिट। क्लैट के लिए मैं जानता था कि इतनी टफ आएगी नहीं, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली अगेन एज आई सेड स्ट्रेटेजिकली रीड, आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वोकैबुलरी अपने आप सॉल्व कर लोगे, निगेट कर करके ऑप्शन पे आप अपने आप उसको सही कर लोगे। एलिट के लिए आई डिड वर्ड पार मेडिसी, बट अगेन उसका कोई बहुत फायदा हुआ नहीं, सो इट डजेंट मैटर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्ड पाम इजी रियली एनहांसेस योर वोकैबुलरी, बट देयर इज नहीं, अ वर्ड पार मेडिसी बहुत अच्छी बुक है, वो उसने एनहांस करी वोकैबुलरी, बट पेपर में उतना हेल्प नहीं हुआ, क्योंकि एलिट फिर ने 2 क्वेश्चन पूछे थे हाँ, वोकैबुलरी। डायरेक्ट हो सकता है कि डायरेक्ट वो शब्द ना आए, लेकिन इट जनरली इंप्रूव्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाँ पैसेज। डेफिनेटली इट्स अ रियली नाइस बुक, उसके मैंने अलावा पूरा पढ़ा था, मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मैथ्स एंड लीगल, व्हाट डिड यू डू फॉर बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट्स? मैथ्स और लीगल, मैथ्स में हम 3 लोग का ग्रुप था। सो मैथ्स में सबसे स्ट्रांग सबसे पहले मैं था, मेरे मैथ्स में 10+ हमेशा आते थे। फिर देवांश एक है, वो भी एनालिस्ट में है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद देवांश मेरे साथ स्कोर, उसके पहले स्कोर नहीं आते थे, फिर उसने कंसेप्ट किए, उसके मेरे साथ आने लग गए, और एक्चुअल फ्लैट पेपर में भी उसके आई थिंक 13 कुछ आए थे, मेरे 8.75 आए थे। सो मैथ्स में
मेरा मेजर जो है वो था, क्या कहते हैं, फोकस था वो इस पे था कि कैसे कॉन्सेप्ट, मैंने कभी कॉन्सेप्ट किए नहीं थे परसेंटेज और इसके, मैंने ऐसे स्पेसिफिकली क्वांट के, आई मीन मैंने फोकस किया था कैसे आप जल्दी कैलकुलेशंस कर सकते हो, क्योंकि डीआई में कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। सो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, मैंने उसकी वीडियोस देख रखी थी, उसके मैंने कंसेप्ट पे उस बेसिस पे मैंने वीडियोस देख रखी थी। सो और मैं मेजर फोकस मेरा क्वांट पे ये था कि क्योंकि अब एलिट ने हम लोग के टाइम पे मतलब अभी भी वही है, सो एलिट ने पूरा कह दिया था कि हम मैथ सेक्शन नहीं करेंगे। सो डीआई पे मैं हमेशा डीआई अटेंड करता था कि मैं टाइमर लगाता था 15 मिनट का, और उस पे मैं 3 डीआई 3 सेट्स आर एस अग्रवाल के लेता था, क्योंकि आर एस अग्रवाल की डीआई कैलकुलेशन बहुत कैलकुलेशन हैवी थे। सो अगर आप उसमें कैलकुलेशन जल्दी करना सीख जा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली क्लैट में अच्छा कर लोगे। और मॉक्स फॉर दैट मैटर, मॉक्स में बहुत डिफिकल्ट कभी कभी क्वांट आ जाती थी, बट डोंट बी मतलब डोंट गेट डिमोटिवेटेड फ्रॉम दैट फैक्ट, क्योंकि इतना टफ कभी क्लैट पूछेगा नहीं। अगर आप पास्ट के पेपर भी देखोगे तो क्लैट कभी इतना टफ पूछता नहीं है। सो मैथ्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो अप्रोच होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन जल्दी करनी आनी चाहिए, और नॉर्मल जो बेसिक कंसेप्ट है, परसेंटेज, एवरेजेस, रेशियो, इन सबके इन सबकी डीआईज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको ये आती है यू कैन इजीली स्कोर 15। ओके, एंड लीगल में? लीगल में माय अप्रोच वाज, आई मीन, मैं ऐसे पूरा पैसेज पढ़ के ऐसे रूल अप्लाई नहीं करता था। मैंने क्या किया था कि जो जो कॉन्सेप्ट से इंपॉर्टेंट उसके मैंने एसेंशियल्स, उसमें मैंने वो इकलौता ऐसा सेक्शन है जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे। सो उसमें जैसे अगर मिस्चिफ है, मिस्चिफ के अगर 3 एसेंशियल्स क्या है, थेफ्ट है, थेफ्ट के 3 एसेंशियल्स क्या है, पीवाईक्यू पे मैंने बहुत मेजर फोकस किया था। पीवाईक्यू के मैंने सारे पीवाईक्यू कर रखे थे, और पीवाईक्यू का जो स्पेशल क्वेश्चन है वो मैं नोट्स में लिख देता था, ताकि मैं अगर बाद में रेफर करूँ तो मुझे याद रहेगा कि ये पीवाईक्यू है और ये कंसेप्ट है। पीवाईक्यू के थ्रू मैं कंसेप्ट नेविगेट कर रहा था। सो एसेंशियल्स और पीवाईक्यू, और इन दो को मैंने अच्छे से एकदम याद कर लिया था। अगर क्योंकि अगर फॉर दैट मैटर थेफ्ट का अगर पैसेज आ रहा है तो मैं थेफ्ट का पूरा नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एसेंशियल्स क्या है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करूंगा, और क्वेश्चंस पे पीवाईक्यूज ही होते हैं, और मैं पीवाईक्यूज देख के उसको ऑटोमेटिकली नेविगेट करके आंसर उसमें टिक कर दूंगा। इस पे क्या होगा कि जो 5 मिनट का, अगर आप 5 मिनट किसी पैसेज में ले रहे हो, उसमें आप 2 या 3 मिनट में करके आप निकल जाओगे 5 के 5, और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी क्योंकि आपने पीवाईक्यू कर रखा है, आपको एसेंशियल्स याद है। सो वो ग्रिप आपका एक कंसेप्टिव होना चाहिए, क्योंकि इवन इफ अगर क्लैड आपको बहुत बाहर के अगर टॉपिक्स दे देगा, उसमें भी आप अगर 8 पैसेजेस में आपको 2 ही पैसे ऐसे देगा जो बहुत बाहर के हैं, 6 पैसेजेस वो कन्वेंशनल टॉपिक्स पे ही देगा। और अगर 6 पैसेजेस पे अगर आप ज्यादा कम टाइम पे कर ले रहे हो 2-3 मिनट में, क्योंकि आपने पीवाईक्यू से कंसेप्ट कर रखे हैं, तो आप जो बाकी बाहर के टॉपिक्स हैं वो आप उसमें आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, उसमें आप 6 to 7 मिनट्स ले सकते हो दोनों में। दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी यार, कि गिव लेस टाइम टू द टॉपिक दैट आर एक्सपेक्टेड। और हर बार हमने क्लैट को पिछली 2 बार से देखा, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड से टॉपिक होते हैं जो नो वन कैन परहैप्स गेस, इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, हम्म, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। And हम्म, let's move to the interesting part of the interview. So while we हम्म, were speaking before this interview on call, so हम्म। they told me कि he had a very nice study buddy group. और इस study buddy group how successful was it? कि इसके 3 मेंबर में से 2 मेंबर ने एनालिस्ट क्रैक कर लिया, एक मेंबर ने एनएलआईयू क्रैक कर लिया. So tell us नहीं, about this एक ने study. एनालिस्ट क्या किया, एक ने एनालाइव क्रैक किया, 3 थे। एक ने एनालिस्ट, अच्छा, एक ने एनालिस्ट, एक ने हाँ, एनएलआईयू क्रैक किया. इट वाज अ वेरी हाँ। फेयरली सक्सेसफुल ग्रुप. तो हाउ डिड इट एंड अप बीइंग, क्या उसकी प्रोसेस होती थी और कैसे वो मिला स्टडी बडी ग्रुप? बिकॉज यू वर नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, ऑल 3 ऑफ मतलब 2 लोग हम लोग थे, देवांश और मैं लखनऊ से थे। सो थिंग वाज, देवांश और मैं सेम स्कूल से आते थे, और हम लोग की स्कूल में इतनी अच्छी दोस्ती थी नहीं, हम लोग ऐसे ही टॉकिंग टर्म्स पे दोस्त थे। क्लैट में जब ड्रॉप ईयर में हम लोग आए तब हम लोग दोस्त बन गए थे। हमने सोचा ठीक है स्टडी बडी ग्रुप करेंगे, ये मुझे रीडिंग सेक्शन में हेल्प करेगा, मैं इसे जीके और मैथ्स में से हेल्प करूंगा। ऐसे हम लोग स्टार्ट किए थे, और हम लोग कॉल पे एनालिसिस करते रहते थे। कॉल पे भी हम लोग की एनालिसिस आती थी 5-5 6-6 घंटे तक। हम एक एक क्वेश्चन पे, अगर फॉर दैट मैटर मैं बी ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ और देवांश सी सिलेक्ट कर रहा है, तो हम उस पर डिबेट करते थे कि सी क्यों सिलेक्ट कर रहा है, बी क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। ऐसे करके हम लोग पूरा रेशनल अपना डिबेट करते थे। उस पे हम लोग उसमें हम लोग बेसिकली, हमें ये फायदा होता था कि कैसे अप्रोच कर रहा है सामने वाला क्वेश्चन, और हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, उसमें पूरा अप्रोच का पूरा एनालिसिस हो जाती थी। सो ऐसे करके हम लोग का पूरा स्टडी ग्रुप बनने लगा, हम लोग के स्कोर्स भी इंक्रीज हुए। एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद हम लोग का स्कोर थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था, जनवरी आई थिंक फरवरी के अराउंड हम लोग का स्कोर पूरा स्टैग्नेंट हो गया था, क्योंकि हम लोग जीके कवर नहीं कर रहे थे। सो ऐसे ही रैंडमली एक दिन हमें एक लड़का अंकित नाम का वो क्वेश्चन पूछता है, एक बड़ा, एक लीगल का। उस पे मैं रिप्लाई करता हूँ पूरा ड्राफ्ट करके, मैं ऐसे पूरा आंसर भेजता हूँ कि ए क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों, क्योंकि हम लोग की आदत थी, हम लोग को एनालिसिस पे बात करते थे। सो हम लोग पूरा ए डी सी में पूरा बड़ा सा मैंने भेज दिया आंसर।
उसने कहा कि स्टडी बडी ग्रुप उसको ज्वाइन करना है, मतलब उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ स्टडी बडी ग्रुप बनाना है। सो मैंने देवांश से पूछा कि इसको लेकर क्या है। देवांश ने कहा पहले एक एनालिसिस के लिए बुलाते हैं, देखते हैं कैसा है। तो देवांश आता है, वो अंकित आता है, और हम तीन एनालिसिस करने बैठते हैं। वो एनालिसिस 7 से 8 घंटे चली है उस पे, क्योंकि पहले हम सिर्फ दो लोग थे तो दो ही ऑप्शन का हम डिबेट कर रहे हैं, अब तीसरा भी आ गया तो तीन हर जगह अलग अलग उस पे, अब बहुत ही टेंजेंट पे चली आ रही कॉन्वर्सेशन। बहुत हम डिबेट, इतना डिबेट हो रहा है कि हम सोशल टॉप से डिबेट करने लगा रहे हैं। तो उसमें काफी अच्छा हम लोग का एनालिसिस होने लगा। सो और उसके बाद फिर उसने ऐसे धीरे धीरे करके वो ग्रुप ग्रो हुआ, और उसमें उसने जीके कवर करना स्टार्ट कर दिया, जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बहुत आलसी हैं। वो डिसिप्लिन आदमी, उसने पूरा जीके कवर किया, और इसी तरीके से पूरा हम लोग का ग्रुप ग्रो हुआ। सो इट वॉज नॉट अबाउट कि ब्रो हम सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, इट वॉज अबाउट एक हम लोग की कॉमरेडिटी डेवलप हुई थी कि मैं ये करूंगा, ये करेगा, ये करेगा, और अगर कोई एक इंसान किसी एक चीज में लैक कर रहा है तो दूसरा उसकी मदद करेगा। सो इट वॉज मोर अबाउट हेल्पिंग द अदर पर्सन आउट। That's really nice. Yeah. That's really nice, Uday. And I'm sure this will inspire a lot of people to join a study buddy group or create a study buddy group from scratch. लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया और सबसे important takeaway होगा वो ये है कि every time you do a mock, you analyze it and understand the different approach that you can have for solving the same question. Understand कि आपने जो question करा वो अगर गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है, और अगर सही हुआ है तो सही क्यों हुआ है. This is something that you really need to understand, because what a lot of students end up doing, they रीड द क्वेश्चन, दे अंडरस्टैंड कि ये गलत क्यों है, सही क्यों है, और कई बार वो एक्सप्लेनेशन पढ़ के उनको समझ में नहीं आता है, एंड दे गो अवे विद इट. And if you are doing that, you are not learning anything from the mock. So that's the biggest thing that you can have. और जब ये study buddy group होता है तब आपको अपने thoughts को express करना होता है, और when you start expressing something, it really translates into better learning, and that is the biggest takeaway you can have when you form a study buddy group. So thanks a lot, Uday. Thanks a lot for agreeing to do this interview, and thanks a lot for sharing all of these things. I'm sure अभी भी बहुत सारे questions है जो मुझे पूछना था, कितने mock दिए, इससे लेकर के बहुत सारी और चीजों के बारे में जो because of time constraint we are not able to ask. But I hope कि अगली बार आप हुगली की जगह एलसी में ही रहो ताकि हमारा इंटरव्यू हम ज्यादा बड़ा कर सके. Thanks a lot. For Thanks a sure. lot.